हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन शॉर्ट में देखेंगे। इसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे सेम टॉपिक पर। पूरा वीडियो लेक्चर आप देखिए। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसलेशन। सबसे पहले आप साइट ऑफ ट्रांसलेशन समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन होता कहाँ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो डायग्राम दिया हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में हुआ और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में हुआ, जबकि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन हुआ था न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे ही आरएनए बनकर निकला, थोड़ा सा आरएनए बनकर निकला, उस आरएनए पर फौरन ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है। और जैसे ही एक राइबोसोम थोड़ा आगे मूव होता है एमआरएनए पर, एट द सेम टाइम दूसरा राइबोसोम उसको फॉलो करता है और अटैच होकर प्रोटीन बनाना शुरू करता है। इसके बाद तीसरा, इसी तरह से सेवरल राइबोसोम्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट है कि कम टाइम में, लेस टाइम में जो प्रोसेस है वो मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करेगा, पीछे यहाँ पर आप देख रहे हो राइबोसोम भी प्रोटीन बनाना शुरू कर चुका है और इस राइबोसोम का प्रोटीन भी फौरन बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके पीछे जो भी राइबोसोम प्रेजेंट है, ये सब जो है वो कम से कम टाइम में प्रोटीन बनाकर तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक टर्म इसके लिए दिया गया है जो आपको याद रखना है, जिसे कहते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम कहते हैं सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड एज पॉलीसोम। यानी कि बहुत सारे राइबोसोम एक दूसरे के साथ हैं विद द हेल्प ऑफ वन एमआरएनए, और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीसोम। अब अगर एक राइबोसोम हो तो इसी को हम कहेंगे मोनोसोम कहेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, नीट एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस में। अभी यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद एमआरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे राइबोसोम्स एक के बाद अटैच हैं, और इसका जो मेन फंडा है या मेन जो बेनिफिट है वो यही है कि इससे जो टाइम है वो सेव होगा, है ना। अब देखिए, आप खुद अज्यूम कीजिए कि अगर एक राइबोसोम यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करता है, कंप्लीट करेगा, दूसरा राइबोसोम फिर आकर कंप्लीट करेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक के बाद इस तरह से फौरन एक दूसरे को फॉलो करते हुए प्रोटीन बनाएंगे तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोटीन तैयार हो जाएगा। अब जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, ये इसमें 3 स्टेप्स हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। और इससे पहले एक स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसाइलेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखते हैं अमाइनो एसाइलेशन क्या है। अमाइनो एसाइलेशन या उसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस में अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए पर अटैच होता है बाय यूजिंग 1 एटीपी मॉलिक्यूल एंड कोफैक्टर Mg2+, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ये एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम है, और इस पर बाइंड होता है टीआरएनए, और टीआरएनए पर ये एंजाइम बाइंड करता है अमाइनो एसिड। तो ओवरव्यू जो इस पूरे चार्ट का है वो ये रिएक्शन है जो आपको याद रखना है। यानी कि एक अमीनो एसिड है वो टीआरएनए पर अटैच होगा बाय यूजिंग 1 एटीपी मॉलिक्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर Mg2+, और जो बनेगा उसे हम कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए, है ना। उसी को क्या कहते हैं? अमाइनो एसाइल टीआरएनए। अब ये जो टीआरएनए है ये अमीनो एसिड ले जाकर देगा राइबोसोम का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखते हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन। एमआरएनए वो कोडिंग सीक्वेंस चाहिए जिससे प्रोटीन बनाना है, यानी कि एमआरएनए चाहिए। उसके बाद टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3 फैक्टर्स चाहिए। जीटीपी चाहिए। इसके अलावा 50 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड 30 सब यूनिट। एज वी नो, राइबोसोम 2 सब यूनिट में प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा Mg2+ को फैक्टर चाहिए। अब देखिए, इनिशिएशन फैक्टर जो है वो फंक्शन क्या करते हैं, वो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो
प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू ए साइट। अब ये ए साइट क्या है वो समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए। एक जो राइबोसोम है उसमें 3 साइट्स होते हैं, ई साइट, पी साइट, ए साइट। ई साइट मीन्स एग्जिट साइट, यानी कि ये जो एग्जिट साइट है यहाँ से फ्री टीआरएनए रिमूव होगा। आगे के प्रोसेस में हम देखेंगे फ्री टीआरएनए रिमूव होगा। पी साइट पे पेप्टिडिल साइट कहते हैं जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, और ए साइट कहते हैं एक्टिव साइट जहां पर अमाइनो एसिड टीआरएनए आकर बाइंड होता है। ठीक है, तो प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए यानी कि टीआरएनए जो प्रीमेच्योर यानी कि जिस पर अमीनो एसिड नहीं है उस टीआरएनए को ये बाइंड नहीं होने देगा ए साइट पर। कौन नहीं बाइंड होने देगा? इनिशिएशन फैक्टर 1। ठीक है, तो ये बेसिकली चेक करेगा कि अमीनो एसिड है या नहीं है टीआरएनए पर, और इसके अलावा जो टीआरएनए है उसका एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन से मैच हो रहा है या नहीं, ये चीजें ये क्रॉस वेरीफाई करता है। इसके अलावा इनिशिएशन फैक्टर 2 ये क्या करता है? ये इट्स फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ एफ मिथाइल टीआरएनए टू 30 सब यूनिट। ये क्या कर रहा है? इनिशिएशन में बेसिकली हेल्प कर रहा है। क्या करेगा? एफ मिथाइल टीआरएनए को बाइंड कराता है 30 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पर, यानी कि इनिशिएशन में हेल्प किया। इसके अलावा इनिशिएशन फैक्टर 3 इट बाइंड्स टू 30 सब यूनिट एंड प्रिवेंट द प्रीमेच्योर एसोसिएशन ऑफ 50 सब यूनिट राइबोसोम, यानी कि ये 50 सब यूनिट राइबोसोम जो है उसके प्रीमेच्योर बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। तो ये 3 जो इनिशिएशन फैक्टर है उसके फंक्शंस हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये फंक्शन आपको स्टेट या एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड हुए सब यूनिट 30 सब यूनिट पर, यानी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पर इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड हुआ। अब ये जो सब यूनिट है ये कैच करेगा एमआरएनए को। अब एमआरएनए को इस तरह से कैच करेगा कि जो उसका इनिशिएशन कोडॉन है AUG कोडॉन है वो पी साइट पर जाकर बाइंड हो। कहां पर हो? पी साइट पर। और फिर एफ मिथाइल टीआरएनए आकर बाइंड होगा AUG साइट पर, यानी कि जो इनिशिएशन कोडॉन का अमाइनो एसिड है वो लेकर आएगा टीआरएनए, जो जब इनका एंटीकोडॉन और कोडॉन मैच होगा तब अब इस पर आकर बाइंड होगा 50 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अब जब एफ मिथाइल टीआरएनए आकर बाइंड हुआ, एफ मिथाइल टीआरएनए आकर बाइंड हुआ, तब जो इनिशिएशन फैक्टर्स है वो सारे रिमूव हो जाते हैं और फिर आकर 50 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड होता है और प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन कंप्लीट हुआ। इलॉन्गेशन, नेक्स्ट पार्ट इज इलॉन्गेशन। अब देखिए यहां पर होगा क्या कि अब जो भी कोडॉन है उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए नेक्स्ट अमीनो एसिड को लेकर आएगा और फिर वो जो पेप्टाइड है, जो पेप्टाइड पी साइट पर प्रेजेंट है उससे बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। इस तरह से यहां पर आप देख रहे हो बॉन्ड्स फॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ जीटीपी। यहां पर एनर्जी यूज हो रहा है, जीटीपी यूज होता है ना। तो इनिशिएशन में भी जीटीपी यूज हुआ और इलॉन्गेशन में भी जीटीपी यूज हो रहा है। अब जब ये बॉन्ड इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरह से जब ट्रांसफर हो गया तो पी साइट पे जो टीआरएनए प्रेजेंट है वो खाली हो गया, तो ये मूव कर जाएगा ई साइट पर। और जब ये ई साइट पर मूव हुआ और वहां पर से ये क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एम्प्टी टीआरएनए था वो ई साइट से रिलीज हो गया। अब रिलीज करने में भी जीटीपी यूज हो रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हर प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हो रहा है वो जीटीपी के फॉर्म में यूज हो रहा है, एटीपी के फॉर्म में यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है ना, पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, ए साइड पर एक्टिव अमीनो एसिड या चार्ज्ड अमीनो एसिड या अमीनो एसाइल टीआरएनए आकर बाइंड होता है और ई साइड से एग्जिट साइड पर जो एम्प्टी टीआरएनए है वो जाकर रिलीज हो जाता है। और इस तरह से ये प्रोसेस रिमूव होता है टिल द एक्टिव साइट रीच टू स्टॉप कोडॉन। जब तक कि ए साइट जो है वो स्टॉप कोडॉन पर ना पहुंच जाए ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके ये जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इसको रीड कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फ्लो अच्छे से समझ लीजिए, आपको जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है वो लाइफ टाइम याद रहेगा। आगे चलते हैं। टर्मिनेशन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 3 तरह के कोडॉन है। एक कोडॉन है UAG, एक है UAA और एक है
UGA। तो ये 3 कोडॉन है जो प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। अब ये प्रोसेस को स्टॉप कैसे करते हैं? यहाँ पर रिलीज फैक्टर एक तरह का प्रोटीन है। रिलीज फैक्टर जो है, 2 तरह के रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2। रिलीज फैक्टर 1 जो है वो वर्क करता है UAG और UAA के लिए, और रिलीज फैक्टर 2 वर्क करता है UGA और UAA के लिए, यानी UAA दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी रिलीज फैक्टर बाइंड होता है टर्मिनेशन कोडॉन पे, यानी इन तीनों कोडॉन में से रिलीज फैक्टर किसी पर बाइंड होगा, तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो है वो क्या करेगा, पेप्टाइड चेन को रिमूव कर देगा, और इस तरह से ये सारा जो मॉलिक्यूल, जो भी मशीनरी या कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर आकर बाइंड हुआ स्टॉप कोडॉन पे, स्टॉप कोडॉन UAG, UAA और UGA, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे ही रिलीज फैक्टर इस पर बाइंड हुआ, अब इसके ऊपर कोई अमीनो एसिड नहीं है ना, तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। और जब यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तब क्या होगा, mTTRNA यहाँ पर रिलीज कर दिया गया और पेप्टाइड जो था, जो पॉलीपेप्टाइड था, वो भी फ्री हो गया। एट द सेम टाइम जो राइबोसोम कंपोनेंट्स थे और mRNA जो था वो सारे के सारे सेपरेट हो गए। तो इस तरह से जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है वो टर्मिनेट होता है विद द हेल्प ऑफ रिलीज फैक्टर एंड स्टॉप कोडॉन UAG, UAA, UAG, है ना। 3 कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन UAG, UAA, UGA। लेट्स मूव। अब इसी टॉपिक में ट्रांसलेशन से ही मिलता जुलता या इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है लैक ऑपेरॉन। अब ये अच्छे से आप समझ लीजिए कि लैक ऑपेरॉन है क्या। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लैक ऑपेरॉन जो है वो एक जीन है ना। लैक ऑपेरॉन, ऑपेरॉन कहते हैं अ क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन, क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑपेरॉन। नाउ व्हाट इज लैक ऑपेरॉन? तो एक ऑपेरॉन है जो ई कोलाई में प्रेजेंट है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसे ही हम कहते हैं लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में 3 जीन है, 3 जीन का एक क्लस्टर है, लैक जी, लैक वाई, लैक ए, है ना, ZYA। तो ये 3 जीन का एक क्लस्टर है जो एक फंक्शन परफॉर्म करता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का। अब देखिए होता क्या है कि जब लैक्टोज एब्सेंट है ना, तो ये किस तरह से वर्क करता है। अब पहले देख लीजिए कि 3 जीन है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इनसे पहले ऑपरेटर है जो इन तीनों जीन के फंक्शंस को ऑपरेट करता है, और उससे पहले प्रोमोटर है। एज वी नो, हर जीन के पहले प्रोमोटर होता है जहां पर RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है, और उससे पहले एक RNA प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन, जो इस जीन के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और उससे पहले प्रोमोटर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एक प्रोमोटर है जिस पर RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ, और उसने क्या किया, उसने RNA बनाया, है ना, RNA पॉलीमरेज ने RNA बनाया, और उस RNA से एक प्रोटीन बना, ये प्रोटीन बना। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जाकर बाइंड होता है ऑपरेटर पर, और ये प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ZYA जीन। यानी कि होगा क्या कि जब ये प्रोटीन जाकर बाइंड हो गया ऑपरेटर पर, तब RNA पॉलीमरेज यहां से आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसके वजह से ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है तो उनका ट्रांसलेशन भी होने का कोई सवाल नहीं है, और ये प्रोटीन जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है वो फॉर्म नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फिल वक्त जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, उसको लैक्टोज की जरूरत, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास शुगर मॉलिक्यूल का दूसरा सोर्स यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब जब उसके पास लैक्टोज एब्सेंट होगा, लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये केस हुआ। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, तब लैक्टोज जो है, लैक्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज कन्वर्ट होगा एलोलैक्टोज में, ठीक है। ये यहां पर क्या हुआ, एक तरफ एलोलैक्टोज बना और दूसरी तरफ क्या हुआ कि RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ प्रोमोटर पर, और उसने ट्रांसक्रिप्शन किया रेगुलेटरी जीन का, और प्रोटीन बना। अब ये प्रोटीन जो था ये ऑपरेटर पर बाइंड होने जा रहा था, लेकिन जब तक ये ऑपरेटर पर बाइंड होता उससे पहले ही एलोलैक्टोज ने इस पर बाइंड हो गया। एलोलैक्टोज जैसे ही एलोलैक्टोज प्रोटीन पर, रिप्रेसर प्रोटीन पर बाइंड हुआ, इसका कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। अब जो इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑपरेटर पर फिट नहीं हो पा रहा है। अब जब ये ऑपरेटर पर फिट नहीं होगा तब ये जो है RNA पॉलीमरेज का रास्ता नहीं रोक पाएगा, और RNA पॉलीमरेज
ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा और बीटा गैलेक्टोसिडेस, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज ये तीनों प्रोटीन बनेंगे। These proteins और these enzymes are essential for the lactose metabolism। अब आपको याद क्या रखना है कि Z जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेस बनाता है, Y जीन परमिएज बनाता है, लैक A या A जो जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। अब ये काम कैसे करते हैं? परमिएज जो है वो सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है और लैक्टोज का इंटेक बढ़ाता है, जबकि बीटा गैलेक्टोसिडेस जो है वो लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम पर। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, बीटा गैलेक्टोसिडेस पर ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेस, एंड बीटा गैलेक्टोसिडेस मेटाबोलाइज द लैक्टोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और परमिएज क्या करेगा? परमिएज इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल, और इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को यूज करता है ना। तो अब ये लैक ऑपरेरॉन क्यों काम आया? इस तरह से काम आया कि जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज प्रेजेंट था तो उसने लैक्टोज को यूज नहीं किया, और जब उसके पास ग्लूकोज नहीं था तब उसने लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करके लैक्टोज को यूज किया। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑपरेरॉन होते हैं वो ऑपरेरॉन जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। सो एक एनिमेशन है ये ट्रांसलेशन का, इसको देखते हैं। अब देखिए, ये टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, फर्स्ट अमीनो एसिड, और ये 30th सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, AUG कोड है ना, P साइड पर बाइंड हुआ, और ये 50th सब यूनिट है जो आकर इसके ऊपर बाइंड हुआ, इनिशिएशन कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए कोडॉन और एंटीकोडॉन, टीआरएनए पर एंटीकोडॉन जो है वो एमआरएनए के कोडॉन से मैच हो रहा है। ये P साइट, A साइट और E साइट, एग्जिट साइट, जहां से एम्प्टी टीआरएनए रिमूव होने वाला है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन याद रखो, 5' to 3' डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड आ रहा है, दूसरा अमीनो एसिड आकर एक्टिव साइट पर A साइट पर बाइंड होगा, कोडॉन एंटीकोडॉन मैच होगा, मैच हुआ। अब ये ट्रांसफर हो गया अमीनो एसिड, ये बॉन्ड बना, कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड बना, और यहां पर जीटीपी यूज हुआ। ठीक है, अब ये राइबोसोम शिफ्ट हो रहा है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि आरएनए मूव हो रहा है, आरएनए मूव नहीं हो रहा है, राइबोसोम मूव हो रहा है। अब राइबोसोम मूव हुआ, इसमें भी एनर्जी जीटीपी लगा, एम्प्टी टीआरएनए ई साइड से रिमूव हो गया। अब अगेन नेक्स्ट अमीनो एसिड कोडॉन के अकॉर्डिंग, कोडॉन एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग आया, फिर वही सेम प्रोसेस है ना, इलॉन्गेशन हो रहा है। देखिए एक अमीनो एसिड था, 2 हो गया, अब 3 हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म होगा, और ये एम्प्टी टीआरएनए ई साइड से रिमूव होगा, ए साइड पर नेक्स्ट अमीनो एसिड आकर बाइंड होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये और टर्मिनेशन कोडॉन पर नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हो किस तरह से इलॉन्गेशन हो रहा है। अब ये स्टॉप कोडॉन आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया, यहां पर कोई अमीनो एसिड नहीं आने वाला है ना, तो यहां पर प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। कम टू द सेकंड पार्ट। अब यहां पर आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करिए, उसका आंसर खुद से सोचिए कि आंसर क्या होगा, और उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन सुनिए कि आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन सिंथेसिस अकर, प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है? सो ऑप्शन देखते हैं, ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोसोल as well as in mitochondria, only on ribosome attached to the nuclear envelope and endoplasmic reticulum, only on the ribosome present in cytosol, on ribosome present in nucleolus as well as cytoplasm। so आप ये याद रखो कि प्रोटीन सिंथेसिस 3 जगह पे होता है, पहला तो साइटोप्लाज्म यानी साइटोसॉल, और एक माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा एक क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो 2 सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, है ना,
सो आंसर आपका होगा साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया देगा और आगे के ऑप्शंस में आपको साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्लोरोप्लास्ट भी ऐड कर देगा, तब आंसर जो है वो आपका साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अगेन आप क्वेश्चन को पॉज करिए और उसका आंसर गेस करिए कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन डू नॉट कंज्यूम अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, यानी एनर्जी किस प्रोसेस को नहीं लगता है। सो ट्रांसलोकेशन को ऑब्वियसली ट्रांसलोकेशन बेसिकली कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। राइबोसोम जो है, राइबोसोम एमआरएनए पर मूव जो करता है, एक एक कोडॉन आगे जो शिफ्ट होता है, उसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन को एटीपी लगता है। इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, यानी कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अगेन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यानी अमाइनो एसिड एक्टिवेशन में भी एनर्जी लगता है। देन थर्ड ऑप्शन इज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज रिएक्शन, यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में अगेन वहां पर भी एटीपी या हम लोग कह सकते हैं जीटीपी एक्चुअली लगता है, कंज्यूम होता है। फोर्थ ऑप्शन इज अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग टू एक्टिव राइबोसोमल साइट। अमाइनो एसिड वाला टीआरएनए यानी अमाइनो असाइल टीआरएनए का एक्टिव साइट पर बाइंड होना, यहाँ पर एटीपी नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, लैक्टोज ओपेरॉन प्रोड्यूस एंजाइम। लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन कौन कौन से एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। सो 3 एंजाइम्स है, हमने देखा ZYA जीन थे, Z जीन से बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बना था, Y जीन से परमिएज एंजाइम बना था और ZYA A जीन से ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। तो आंसर विल बी बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज ट्रांस एसिटाइलेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टू द सेकंड फोर्थ क्वेश्चन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर व्हेन। अब देखिए कुछ तरह के म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन आपको पता है, बेसिकली म्यूटेशन कहते हैं कि एनी चेंजेस इन डीएनए, है ना। तो डीएनए में अगर चेंजेस होगा तो आरएनए में होगा, और आरएनए में जब होगा तो जो कोडॉन है वो अल्टर होगा, और इस कोडॉन के अल्टर होने के पैटर्न को ही हम लोग कहते हैं म्यूटेशन कहते हैं, है ना। अब ये म्यूटेशन कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, कोई एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, या कोई एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया, या इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक कोडॉन गायब हो जाए। कई तरह से हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक कोडॉन मिसिंग है तो आगे के सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर एक न्यूक्लियोटाइड मिस हो गया, है ना, क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं कि 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, 90 न्यूक्लियोटाइड्स है तो 30 कोडॉन फॉर्म होंगे। अब जो 30 कोडॉन फॉर्म हुआ, अब उसमें से अगर मान लेते हैं कि 26th जो न्यूक्लियोटाइड है वो मिसिंग है, वो मिस हो गया, तो 26 से आगे वहां से जो कोडॉन बनना है वो सारे चेंज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो जब न्यूक्लियोटाइड मिसिंग हो जाएगा तो जो उसके बाद जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट है उसका एक एक कोडॉन फॉर्म होगा। तो इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना, यानी कि जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कोडॉन फॉर्म होना था वो 21 से 24, फिर 24 से 27 इस तरह से बनना था। लेकिन अब क्या होगा, 26 मिसिंग है तो 24 से 28 वाला वो बन जाएगा, उसके बाद 28 से 31, इस तरह से फ्रेम जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होगा, या तो जब न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा या डिलीट होगा, है ना। ऐड होने पे भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, और डिलीट होने पर भी, डिलीट हो जाएगा तो उसके आगे के भी कोडॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। जबकि अगर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो भी एक एक न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, एक न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो जाए तो उसके वजह से भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, क्योंकि जो कोडॉन है वो शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, what will happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid 25th codon is mutated to UAA, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला कि 50 अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड बनना था, जो 25th कोडॉन था वो म्यूटेशन हो गया, UAA बन गया। अब हमें पता है UAA ये क्या है, ये स्टॉप कोडॉन है। क्या है, स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, तो स्टॉप कोडॉन अगर हुआ तो वहां पर प्रोसेस रुक जाएगा, तो प्रोसेस जो है वो 25th पे ही रुक जा रहा है। तो 25th पे प्रोसेस रोक रहा है, यानी उससे पहले का जो 25 जो अमीनो एसिड है वो तो फॉर्म हो जाएंगे, है ना, और उसके बाद प्रोसेस रुक जाएगा। तो इस तरह
कि अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या दिया है। अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 25 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड, अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड, 2 polypeptide 24 25 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड, अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 49 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर देखो ये था क्या कि ये एक ही पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस था। अब अगर 25th पे म्यूटेशन हुआ, स्टॉप कोडॉन आ गया, देखिए तो स्टार्ट कोडॉन एक था, स्टॉप कोडॉन लास्ट में था। अब स्टार्ट कोडॉन से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और बीच में स्टॉप कोडॉन, म्यूटेशन की वजह से स्टॉप कोडॉन बन गया, तो प्रोसेस बीच में रुक गया। अब तो यहाँ पर जो 25th न्यूक्लियोटाइड का एक तो पॉलीपेप्टाइड बन गया, लेकिन दूसरा जो पार्ट है क्या वो वापस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप कोडॉन के बाद अगेन स्टार्ट कोडॉन है क्या प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए? नहीं है ना, क्योंकि ये पूरा एक पॉलीपेप्टाइड था, तो आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा रुक जाएगा। यानी दूसरा जो पार्ट है वो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म नहीं होगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगा 25 अमीनो एसिड का। ठीक है, come to the question number 6, which one of the following is not a property of genetic material? So अब सबसे पहले हमें जेनेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज जो है वो पता होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि एक एनिमल में एक न्यूक्लियोटाइड या एक कोडॉन से जो अमीनो एसिड रिप्रेजेंट होता है, उसी कोडॉन से किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी सेम अमीनो एसिड रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो कोडॉन है वो लीनियर फैशन में प्रेजेंट है, नॉन ओवरलैपिंग मैनर में, यानी कि एक कोडॉन दूसरे कोडॉन को ओवरलैप नहीं करता है, एक कोडॉन दूसरे कोडॉन को ओवरलैप नहीं करता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है नॉन एम्बिगुअस, यानी कि एक जो कोडॉन है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं नॉन एम्बिगुअस। अब यहाँ पे ऑप्शन एम्बिगुअस दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो जेनेटिक कोड की नहीं है, ये गलत है। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है डीजेनरेसी कहते हैं। अब जैसे आपको पता है कि देयर आर 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन, 64 टाइप का कोडॉन है, जिसमें से 61 जो है वो सेंस कोडॉन है जो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 3 कोडॉन है जिन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं जो प्रोसेस को स्टॉप करता है। अब 61 टाइप्स का कोडॉन है और 20 टाइप्स का अमीनो एसिड है। अब 20 टाइप्स के अमीनो एसिड जो है, अब हुआ क्या कि एक अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड हैं जो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड मल्टीपल कोडॉन के जरिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को डीजेनरेसी कहते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन के जरिए रिप्रेजेंट होता है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डीजेनरेसी। ठीक है, नॉन एम्बिगुअस और डीजेनरेसी में डिफरेंस अच्छे से समझ लो। नॉन एम्बिगुअस कहते हैं कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, डीजेनरेसी कहते हैं कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन रिप्रेजेंट कर सकता है ना, क्योंकि 61 टाइप का कोडॉन है और 20 टाइप्स का अमीनो एसिड है, तो कुछ अमीनो एसिड है जो 4 तरह के कोडॉन के जरिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, यस इट इज करेक्ट। ट्रांसलेशन, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, ये भी सही है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, यस अगेन ये भी सही है। देन फोर्थ ऑप्शन है ओपेरॉन, स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर एंड प्रोमोटर, नो, उसे हम लोग नॉर्मल एक जीन कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटर प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन अगर किसी जीन में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग नॉर्मली एक जीन कहते हैं। ओपेरॉन कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन विथ रिलेटेड फंक्शन, यानी कई सारे जीन उसके अंदर होंगे। स्ट्रक्चरल जीन कई सारा होगा, यानी कई सारे एंजाइम एक साथ बनते हैं, जैसे कि लैग ओपेरॉन में हमने देखा 3 एंजाइम बन रहा है एक साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जेनेटिक कोड डिक्शनरी हाउ मेनी कोडॉन आर यूज्ड टू कोड फॉर ऑल 20 एसेंशियल अमीनो एसिड? अभी मैंने डिस्कस किया कि 61 टाइप का सेंस कोडॉन है और 3 टाइप्स का नॉन सेंस कोडॉन है, टोटल 64 है ना। तो 61 जो है वो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं और 3 जो है वो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसी वजह से उन्हें नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनिशिएशन कोडॉन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अगेन आपको पता है आंसर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acid and the base at position 901 is deleted,
है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि 901 का जो बेस पेयर है वो बेस पेयर नहीं, बेस जो है वो डिलीट हो गया। 901 का अगर डिलीट हुआ तो उसके आगे का जो है वो पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, या हो सकता है। अब यहाँ पर डिलीट हो गया सच दैट द लेंथ ऑफ आरएनए बिकम 998 बेसिस, हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड। ठीक है, तो 901 पे अगर म्यूटेशन हुआ, डिलीशन हुआ, म्यूटेशन जो यहाँ पे हुआ उस वो किस टाइप का, वो डिलीशन टाइप का, डिलीट हो गया। डिलीट हो गया तो उसके आगे के जो जितने भी बेसिस हैं वो डिस्टर्ब हो गए, यानी उसके आगे कितने बेसिस हैं, उसके आगे उसको मिलाकर उसके आगे जो पूरा जो टोटल था वो 99 बेसिस था। तो 99 बेसिस का जो कोडॉन बनेगा वो 33 कोडॉन बनेगा। तो इस तरह से 33 कोडॉन जो है वो अल्टर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का ही कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन भी नीट 2018 का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हूँ, बट ये क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्टर होगा वो 33 जो कोडॉन है वो अल्टर हो जाएगा। अगेन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, जहां पर आपसे पूछेगा कि कितने कोडॉन है जो अल्टर नहीं हुए, है ना। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहां पर पूछा था कि कितने अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगा, उसके जगह पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने कोडॉन का जो mRNA है वो अल्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर होगा वो पूछा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोडॉन कॉजिंग चैन टर्मिनेशन, यानी प्रोसेस जो रोक देते हैं, है ना, नॉनसेंस कोडॉन। तो आपको पता होना चाहिए UAG, UGA, UAA। ठीक है, ये तीन जो कोडॉन है ये नॉनसेंस कोडॉन है जो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रेप्रेसर बाइंड टू, रेप्रेसर जो प्रोटीन है वो बाइंड कहां पर होता है। ठीक है, तो रेप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है ऑपरेटर पर, क्योंकि जो लैक्टोज, या हम लोग कह सकते हैं लैक्टोज ओपेरॉन है या लैक ओपेरॉन, या सिंपली कह सकते हैं ओपेरॉन जो है वो ऑपरेटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेटर कंट्रोल करता है। अगर ऑपरेटर पे कोई चीज़ बाइंड है तो जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ऑपरेटर ओपन है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। अब रेप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर बाइंड होता है और प्रोसेस को टर्मिनेट, या हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस को रोक देता है, आगे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है। आप ये क्वेश्चन के लिए वीडियो में पीछे जाकर लैक ओपेरॉन का स्लाइड देखिए, वहां पर आपको इजीली समझ में आएगा कि लैक्टोज जब एब्सेंट है तब क्या होता है, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो रेप्रेसर प्रोटीन है वो कहां पर बाइंड होता है, ऑपरेटर जीन पर बाइंड होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स अ जीटीपी मॉलिक्यूल इज नीडेड। ठीक है, कहां पर जीटीपी रिक्वायर है, तो हमें पता है कि इनिशिएशन किसे कहते हैं। इनिशिएशन कहते हैं कि जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो mRNA को कैच करता है और उसके ऊपर F मिथाइल tRNA आकर बाइंड होता है, ये इनिशिएशन है। अब देखो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ 50s सब यूनिट, ये इनिशिएशन का केस एकदम लास्ट पार्ट में होता है जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है। जब और दूसरा ऑप्शन क्या, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए, यानी कि एफ मिथियोनिन का टीआरएनए पर अटैच होना, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस को जीटीपी लगता है, बट इस प्रोसेस को हम इनिशिएशन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अगेन ये जीटीपी यूज करके भी ये अवॉइड हो जाएगा क्योंकि ये इनिशिएशन का पार्ट नहीं है। देन बाइंडिंग ऑफ 30s सबयूनिट टू राइबोसोम विथ mRNA, बाइंडिंग ऑफ 30s सबयूनिट ऑफ राइबोसोम विथ mRNA। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन है, एसोसिएशन ऑफ 30s mRNA विथ फॉर्मिल मिथियोनिन tRNA। एसोसिएशन यानी कि tRNA जो है जिसके पास F मिथियोनिन प्रेजेंट है वो 30s सब यूनिट से अटैच हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। ऑब्वियसली इस प्रोसेस में एनर्जी लगेगा। अगेन ये इस क्वेश्चन के लिए भी आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो, है ना। एक जो डायग्राम मैंने यूज किया वहां पर ये एक्सप्रेस किया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीजोम मैंने बताया था, पॉलीराइबोसोम को शॉर्ट फॉर्म में पॉलीजोम कहा गया।
सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ mRNA। ठीक है, तो सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA। ठीक है, ये वन बाय मिस्टेक आ गया, इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि वन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है, इसका आप खुद देखो आंसर क्या आएगा। मैच द कॉलम, मैच करना है आपको एलेक्स जेफरी, सैंगर, जेकब एंड मोनार्ड, एवरी मैकलॉयड मैककार्टी। अब देखिए अगेन इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नॉट नेसेसरी आपको हमेशा सारे आंसर पता हो, आपको जो आंसर पता है आप उसी पे फोकस करके आगे सॉल्व करो। ठीक है, अब जैसे इसमें मुझे सबसे ज़्यादा श्योर जो जिस चीज़ पे हूँ एवरी मैकलॉयड मैककार्टी पे हूँ, कि उन लोगों ने क्या किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो डी का फोर्थ, अब यहाँ पर डी का फोर्थ जो है वो ऑप्शन बी ऑप्शन डी है। ठीक है, इसके अलावा जेकब एंड मोनार्ड, ये मुझे पता है। जेकब एंड मोनार्ड ने क्या किया, जेकब एंड मोनार्ड ने ही लैक ऑपेरॉन के बारे में बताया था। लैक ऑपेरॉन जो है किसने बताया था, जेकब एंड मोनार्ड ने। ठीक है, तो लैक ऑपेरॉन को मैच कर दो, सी का फर्स्ट देख लो, सी का फर्स्ट ऑप्शन बी में मैच हो रहा है। अब दो आपने मैच कर दिया, दो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन का देख लो, ए का थ्री। तो एलेक्स जेफरी जो थे उन्होंने बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, एंड जो सैंगर है उन्होंने बताया था डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी डीएनए का सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इन्होंने करके बताया था, एक्सपेरिमेंटली करके बताया था कि डीएनए का सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सैंगर के बारे में आपके बुक में एनसीईआरटी में भी शायद ही किसी स्टेट बुक में सैंगर के बारे में दिया हो, है ना, लेकिन अगर आपने बाकी चीज़ें मैच किया बाकी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये याद रखो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम, मैच करना है आपको। अब यहाँ पे ग्रिफिथ है, हार्शी एंड चेस, वॉटसन एंड क्रिक, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेडरिक मेशर भी है, हार्शी एंड चेस, ग्रिफिथ को हम पहचानते हैं कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था निमोनिया, है ना, बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हार्शी एंड चेस ने बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था उन्होंने 1953 में, एंड 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो तीन साइंटिस्ट हैं जिनके वर्क आप जानते हो, तो बाकी दो मैच हो जाएंगे। और ये याद रखो फ्रेडरिक मेशर, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लिन को 1869 में इन्होंने न्यूक्लिन को डिस्कवर किया था। और वेल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज किया था डीएनए के लिए। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन आप मैच करके देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जेनेटिक कोड, अगेन यहाँ पे जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन पूछा है। ट्रिपलेट होता है, ऑब्वियसली ट्रिपलेट होता है, यूनिवर्सल है, नॉन एम्बिगुअस है। अब यहाँ पे ऑप्शन में एम्बिगुअस दिया है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ट्रिपलेट, यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस, तीन सही है। नॉन डीजेनरेट, तो नॉन डीजेनरेट गलत हो गया, ये भी गलत। ट्रिपलेट, यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस, डीजेनरेट, यस इट इज करेक्ट। आगे इसमें देख लो, ट्रिपलेट, यूनिवर्सल, एम्बिगुअस, नॉन डीजेनरेट। ठीक है, तो ये भी नॉन डीजेनरेट, ये गलत है। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, यानी कि डीजेनरेट कहते हैं कि एक अमीनो एसिड मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड, मोर देन वन कोडॉन के जरिए रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन अ सेल इन विच देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन लैक वाई जीन। तो यहाँ पर लैक ओपेरॉन पे ही क्वेश्चन है, ZYA। अब इसीलिए मैंने कहा था कि जीन का ऑर्डर याद रखो, ZYA ये जीन का ऑर्डर है। वाई जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ तो प्रोसेस रुक जाएगा। अब प्रोसेस रुक गया तो उससे पहले जो चीज़ें हैं वो बन जाएगा, उसके बाद की चीज़ें नहीं बनेंगी। यानी यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा वो सिर्फ Z जीन का बनेगा, और Z जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो आंसर विल बी बीटा गैलेक्टोसिडेज, यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेज बन जाएगा। ठीक है, ये बीटा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ,
कि नॉनसेंस म्यूटेशन होगा तो प्रोसेस उसके आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, उससे पहले की जो चीज़ें वो हो जाएगा। तो ZYA ये जीन का ऑर्डर है लैक ओपेरॉन में। अगर Y जीन में म्यूटेशन हुआ, नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, तो Z जीन से ही प्रोटीन बनेगा क्योंकि Z जीन पहले है, ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेस बन जाएगा। और अगर A जीन में म्यूटेशन हुआ तो Z और Y जीन का प्रोटीन बन जाएगा, यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेस बन जाएगा और परमिएज बन जाएगा। सो यहाँ पर Y जीन में म्यूटेशन हुआ, नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ, सो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो पहले जो जीन है वो प्रोटीन बन जाएगा, यानी बीटा गैलेक्टोसिडेस पे कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, gene that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural gene are called। ठीक है, तो अब जैसे आपने देखा कि जो लैक ओपेरॉन था वो टर्न ऑफ टर्न ऑन हो रहा था। टर्न ऑफ टर्न ऑन जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्विच का काम कर रहा था, जो उसको ऑन ऑफ कर रहा था, वो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर बाइंड होने की वजह से हो रहा था, ठीक है। रेप्रेसर प्रोटीन जो था, रेप्रेसर प्रोटीन बना, तो रेप्रेसर प्रोटीन जो था वो जाकर ऑपरेटर पर बाइंड हो रहा था और जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा था। तो अगेन वंस अगेन रीड कर लो, जीन दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और ऑफ। तो ऑन ऑफ कौन कर रहा है? तो बेसिकली जो रेगुलेटर जीन है जो रेप्रेसर प्रोटीन बनाता है ना, रेगुलेटर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रेगुलेटर जीन जो है वो क्या बनाया, उसने बनाया रेप्रेसर प्रोटीन और फिर प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। और अगर रेप्रेसर प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो प्रोसेस ऑन रह जाएगा, यानी कि जो जीन से प्रोटीन बनना है, ZYA जीन एक्सप्रेस होना है, वो एक्सप्रेस होगा। सो यहाँ पर रेगुलेटरी जीन है जो प्रोसेस को टर्न ऑन टर्न ऑफ करता है। सो आपको अगर इस सारे टॉपिक में, पूरे जेनेटिक्स चैप्टर में जो भी डाउट है तो आप पूछिए, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।